हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग टाक बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, पादपों के द्वारा जल का अवशोषण। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो टॉपिक है कि पादपों के द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि पादप के अंदर जड़ या मूल पाई जाती है जो कि जल के अवशोषण का कार्य करती है। आज हम डिस्कस करेंगे जड़ के कौन कौन से भाग होते हैं, किस प्रकार से उसके अंदर अवशोषण की क्रिया होती है। ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी प्रकार का है जिसके अंदर हम किस प्रकार से पादप जल का अवशोषण करता है, ये पूरा टॉपिक हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहली चीज आपको ये पता है कि वो मूल होते हैं या जड़ होती है जिसके द्वारा पादप अपने जल का अवशोषण करते हैं। दरअसल जड़ के अंदर भी एक विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम मूल रोम कहते हैं, और पादप के अंदर जो अधिकांश जल का अवशोषण होता है वो मूल की रोम के द्वारा ही होता है। क्यों? क्योंकि दरअसल मूल रोम के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसे हम पैक्टिन कहते हैं, और पैक्टिन जो होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो आर्द्रता ग्राही होता है। ये बहुत अधिक मात्रा के अंदर जल का अवशोषण करने में समर्थ होता है। इस कारण से पादप के अंदर जो जड़ें होती है उसके अंदर जो मूल रोम पाए जाते हैं, उन मूल रोमों के अंदर जो पैक्टिन होता है इसकी उपस्थिति के कारण से पादप आसानी से जल का अवशोषण कर पाते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं जो हम साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी अनिवार्य है कि पादप के अंदर जल का अवशोषण होता है। जल जो पादप के अंदर मिलता है या भूमि के अंदर जो जल मिलता है वो किस प्रकार से भूमि के अंदर प्रवेश करता है। तो जल के कुछ टाइप्स बनाए गए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर हम सबसे पहले जो जल के टाइप्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो जल का टाइप्स आ रहा है उसका नाम है अपवाहित जल। अपवाहित जल। अपवाहित जल ऐसा जल होता है जैसे कि बारिश का जो जल होता है वो बहता हुआ जब तालाबों में पहुंच जाए या समुद्र में पहुंच जाता है, तो इस प्रकार का जो जल होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? अपवाहित जल के नाम से जानते हैं। यानी बारिश का वह जल जो समुद्र तथा तालाबों में पहुंच जाता है, ऐसा जो जल होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? अपवाहित जल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो सेकंड महत्वपूर्ण जो जल का प्रकार देखने को मिलता है उसे हम मृदा जल कहते हैं। अब मृदा जल क्या होता है? जब बारिश के समय जो पानी भूमि पर आता है तो भूमि के द्वारा जिस जल की मात्रा को अवशोषित कर लिया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? मृदा जल के नाम से जानते हैं। यानी बारिश के समय जिस जल का अवशोषण भूमि के द्वारा कर लिया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? मृदा जल के नाम से जानते हैं। अब मृदा जल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खास करके प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट भूमि में उपस्थित जल का ही क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। तो सबसे पहले हमें मृदा जल के कुछ विशिष्ट प्रकार पढ़ने पड़ेंगे जिसके कारण हम मृदा जल को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार आ रहा है मृदा जल का उसका नाम है केशिकीय जल। केशिकीय जल। आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश के समय जो पानी होता है कुछ समय भूमि पर रहता है, उसके बाद में भूमि के द्वारा उस जल का क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। दरअसल इसमें गुरुत्वाकर्षण बल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह जल को भूमि के अंदर की तरफ क्या करता है? खींचता है, आकर्षित करता है। लेकिन भूमि के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण से जो भूमि जल को आकर्षित किया जा रहा है या खींचा जा रहा है, उसमें से कुछ जल की मात्रा जो मिट्टी के कण होते हैं उसके बीच के अंदर ही दबी रह जाती है। एक पिक्चर आपके सामने अभी आ रही होगी। पिक्चर के अंदर आप सेकंड डायग्राम को अगर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मिट्टी के कणों के बीच में कुछ जल की मात्रा रुकी हुई है। यह जो रुकी हुई जल की मात्रा होती है इसे हम केशिकीय जल के नाम से जानते हैं। यानी बारिश के मौसम के अंदर जो जल भूमि के द्वारा अवशोषित किया जाता है और जल की कुछ मात्रा मिट्टी के कणों के बीच के अंदर ही रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, ऐसा जल केशिकीय जल कहलाता है। सेकंड जो इसका प्रकार आ रहा है मृदा जल का उसका नाम है गुरुत्व जल। सेकंड जो इसका प्रकार आता है उसका नाम है गुरुत्व जल।
जब भूमि के द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको क्या करता है, नीचे की तरफ लगातार खींचता है, जिसके कारण से जो अधिकांश जल की मात्रा होती है वो भूमि की अधिक गहराई तक क्या होती है, चली जाती है। तो इस प्रकार का जल जो भूमि के द्वारा या गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा लगातार अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके कारण से जो जल होता है भूमि की अधिक गहराई पे चला जाता है, ऐसा जल गुरुत्व जल कहलाता है। अक्सर कुएं की खुदाई आपने देखी होगी या कुआं आपने देखा होगा, उसके अंदर कई मीटर की खुदाई करने के बाद में क्या मिलता है, जल मिलता है। तो भूमि के अंदर वह जल कौन सा है, वह जल गुरुत्वीय जल का ही एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अब इसके अलावा एक तीसरा प्रकार और है जिसे हम आर्द्रता ग्राही जल के नाम से जानते हैं। आर्द्रता ग्राही जल। आर्द्रता ग्राही जल की विशेषता यह होती है कि जब आसपास के एनवायरमेंट के अंदर नमी की मात्रा अधिक होती है तो मृदा के द्वारा उस नमी को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो भूमि के अंदर यह जो जल की मात्रा होती है जो नमी के द्वारा, मिट्टी के द्वारा अवशोषित की गई है, उसे हम आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। हालांकि आर्द्रता ग्राही जल की मात्रा इतनी कम होती है कि पादप की जड़ें उसे अवशोषित नहीं कर पाती हैं। आपको ये चीज समझनी भी अनिवार्य है कि पादपों के द्वारा जो अधिकांश जल का अवशोषण होता है वो केसी के जल के माध्यम से ही होता है, क्योंकि गुरुत्वीय जल भूमि के बहुत अधिक नीचे की तरफ पाया जाता है, जिसके कारण पादप की जड़ इस जल तक बहुत मुश्किल से ही पहुंच पाती है। इस प्रकार से गुरुत्वीय जल तथा आर्द्रता ग्राही जो जल होता है इसका उपयोग प्लांट या पादप की जड़ें अपने अवशोषण के लिए नहीं कर पाती। केसिकीय जो जल होता है इसका ही अधिकांश उपयोग पादप की जड़ें अवशोषण में करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे कि कुछ उच्च कोटि के पादप होते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, आवर्तबीजी अनावर्तबीजी पादप, जिनके अंदर सामान्यतः जड़ पाई जाती है। ये जो जड़ होती है इसकी सहायता से वो किसका अवशोषण करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर मूल नहीं पाई जाती है, जड़ की संरचना नहीं पाई जाती, जैसे रिक्सिया। रिक्सिया क्या है, एक ब्रायोफाइट है, काफी निम्न श्रेणी के प्लांट इनको माना गया है। इनके अंदर चूंकि जड़ें तो नहीं पाई जाती लेकिन जड़ के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम मूलाभास कहते हैं, जिन्हें हम मूलाभास कहते हैं। आपके सामने डायग्राम आ रहा होगा, डायग्राम के अंदर आप देखिए रिक्सिया प्लांट भी है और रिक्सिया प्लांट के अंदर आपको हल्की सी धागेनुमा संरचना, सफेद रंग की जो संरचना दिखाई दे रही है वो दरअसल क्या है, मूलाभास है। और इन्हीं मूलाभास की सहायता से यह जो रिक्सिया होता है वह जल का अवशोषण करता है ना। नेक्स्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका आज का, वो है जड़ की संरचना। आज जो टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जड़ की संरचना, या जड़ के कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने सारे भाग आपके शो कर दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण मूल की जो संरचना होती है इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है तरुण क्षेत्र और एक होता है परिपक्व क्षेत्र। तरुण क्षेत्र तथा परिपक्व क्षेत्र। परिपक्व क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसका निर्माण पहले हो चुका होगा, यानी सबसे पहले तरुण क्षेत्र वो क्षेत्र होता है, जैसे कि ये वाला जो पूरा का पूरा भाग आपको दिखाई दे रहा है ये तरुण क्षेत्र का है, यानी नया बना हुआ जड़ का भाग क्या कहलाता है, तरुण क्षेत्र कहलाता है। और परिपक्व क्षेत्र जो पुराना जड़ का भाग होता है उसे हम परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। अब इन दोनों भागों में से जो केवल तरुण क्षेत्र का भाग होता है वही अधिकांश जल का अवशोषण करता है, क्योंकि जो परिपक्व क्षेत्र होता है उसके अंदर सुबेरीकरण की क्रिया होती है, जिसके कारण से इसके अंदर सुबेरिन बनता है, एक पदार्थ बनता है परिपक्व जड़ की कोशिकाओं के अंदर जिसे हम सुबेरिन कहते हैं। और सुबेरिन की प्रकृति ऐसी होती है कि वह जल का अवशोषण नहीं करता है,
अब परिपक्व क्षेत्र के अंदर अगर सुबेरिन उपस्थित है तो वह भाग जल का अवशोषण बिल्कुल नहीं कर पाता है। इस कारण से परिपक्व क्षेत्र के अंदर हमेशा जल के अवशोषण की क्रिया नहीं होती है। लेकिन तरुण क्षेत्र के अंदर चूंकि सुबेरिन का निर्माण नहीं होता है तो तरुण क्षेत्र के अंदर जल के अवशोषण की क्रिया होती है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि जड़ के मुख्य भाग कौन से होते हैं या तरुण क्षेत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो भाग आपको देखने को मिलता है उस भाग का नाम होता है मूल गोप। आपको एक टोपीनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है ये वाली, इसे हम मूल गोप कहते हैं। और इसकी खासियत ये होती है कि ये मूल शीर्ष को चारों ओर से क्या रहता है, घेरे हुए रहता है। और मूल शीर्ष की सुरक्षा का कार्य कौन करता है, मूल गोप करता है। इसके अलावा इसके ऊपर की तरफ एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे हम मूल शीर्ष के नाम से जानते हैं। और मूल शीर्ष की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर लगातार विभाजन करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। और लगातार विभाजन करने की क्षमता इनके अंदर उपस्थित होने के कारण जड़ की जो अधिकांशतः लंबाई डिपेंड करती है वो मूल शीर्ष के ऊपर ही डिपेंड करती है। यानी इन कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है जिसके कारण से जड़ की जो लंबाई होती है वो लगातार क्या करती है, बढ़ती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भाग होता है, इसीलिए इसके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम मूल गोप के नाम से जानते हैं। एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो मूल शीर्ष होता है इसके अंदर जो विलेय पदार्थ होता है उनका क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। यानी अगर जल के अंदर कोई विशिष्ट प्रकार के विलेय पदार्थ उपस्थित है, जैसे कि लवण ही उपस्थित है, हो सकता है इसके अंदर नाइट्रोजन यौगिक उपस्थित हो, कैल्शियम, सल्फर वगैरह अगर कुछ उपस्थित हो जो प्लांट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन सारे विलेय पदार्थों का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, मूल शीर्ष के द्वारा किया जाता है। इसके ऊपर जो भाग पाया जाता है उसे हम देदरीय वर्धित क्षेत्र कहते हैं। मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला पूरा भाग, इसे हम देदरीय वर्धित क्षेत्र कहते हैं। और देदरीय वर्धित क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वह भी विभाजन करने की क्षमता रखती हैं। हालांकि उनकी क्षमता मूल शीर्ष के जितनी तो नहीं होती, फिर भी देदरीय वर्धित क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है विभाजन करने की क्षमता रखती हैं। और इनका भी महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वह जड़ की लंबाई में वृद्धि करना ही होता है। सबसे महत्वपूर्ण जड़ के अंदर या मूल के अंदर जो संरचना पाई जाती है वो होता है मूल रोम क्षेत्र। मूल रोम क्षेत्र के अंदर विशेषकर आपको जो ऐसी इस प्रकार की धागेनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है इन्हें हम मूल रोम कहते हैं। और मैं पहले बता चुका हूं कि मूल रोम के अंदर पैक्टिन पाया जाता है जिसके कारण से ये जल का अधिक मात्रा में क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। यानी जड़ का वह कौन सा भाग है जिसके अंदर जल का सर्वाधिक रूप में अवशोषण होता है, तो वह मूल रोम क्षेत्र होता है जिसके अंदर जल अधिक मात्रा में अवशोषित किया जाता है। इस प्रकार से मूल रोम ही वह क्षेत्र होता है जिसके अंदर पैक्टिन पाया जाता है और पैक्टिन की उपस्थिति के कारण से इनके अंदर जल अवशोषण की क्रिया होती है। अब इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है इसे हम प्रौढ़ क्षेत्र या परिपक्व क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और परिपक्व क्षेत्र की विशेषता होती है कि इनके अंदर सुबेरीकरण की जो क्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाती है। अब चूंकि इसके अंदर सुबेरीकरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसके कारण से इसमें क्या बनता है, सुबेरिन बनता है। तो हालांकि ये जल का अवशोषण तो करती है, लेकिन धीरे धीरे जब इसके अंदर सुबेरिन बनना प्रारंभ हो जाता है और कंप्लीट बन जाता है, तब इन क्षेत्र की या ऊपर वाले क्षेत्र के अंदर जल के अवशोषण की क्रिया बहुत कम हो जाती है और आगे जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। इस प्रकार से जड़ की मुख्य रूप से ये पार्ट आपको दिखाई देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग इसके अंदर रहता है वह मूल रोम क्षेत्र का रहता है। आज के टॉपिक के अंदर हमने मूल से रिलेटेड भाग को पढ़ा, इससे टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी नोट्स थे मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दिए हैं। फिर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।